व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। इस क्वेश्चन के आंसर से हमारा ये आज का वीडियो लेक्चर शुरू होता है। ठीक है, इसमें एक्चुअली हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस पढ़ने, और स्पेशली कि भी जब स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तो वहाँ पे आई आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये चीज़ें कैसा लिखोगे, है ना। तो कम ऑन टू द पॉइंट कि व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, अगर यहाँ से शुरू करें हम लोग, है ना, तो इसका जो स्ट्रेट आंसर है ना, वो कहाँ से मिलेगा हमें। देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि भाई अगर इस ऑब्जेक्ट को देखना होता है ना, और इस आइज़ के थ्रू देख रहे होते, इस आई के थ्रू देखना होता हमें, ठीक है। तो अगर ये डार्क है तो हम ये जो आई है इसके थ्रू अब इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है, मान लो कि भाई देखो, देखना समझना इसको, कि भाई अगर मैंने यहाँ पे ये लाइट ऑन किया, ठीक है, तो इस लाइट को ऑन करने के बाद क्या हो सकता है कि भाई जो लाइट रेस है ये यहाँ से जाए, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर लाइट रे को रिफ्लेक्ट करके आपकी आईज तक पहुँचाता है ना। और ये एक तरीका हो सकता है, ठीक है, कि आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हो, है ना। यहाँ तक समझ आ रहा है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट बिकम्स विजिबल व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड बाय इट रीचेस आवर आईज। ठीक है, यहाँ तक समझ, एक ही एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर मान लो किसी वैसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं हम लोग, है ना, कि लाइक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये खुद ही लाइट एमिट कर रहा है ना, तब इस केस में क्या होता, अगर यहाँ पे देखें तब इस केस में क्या होगा, फिर यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर ये लाइट रे पहुंचेगा, लिख सकते। और यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा, ये विजिबल हो जाएगा, लिख सकते। तो इन टोटलिटी आप कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट बिकम्स विजिबल व्हेन लाइट एमिटेड और रिफ्लेक्टेड बाय इट रिचेस आवर आईज, लिख सकते। अब यहाँ पे देखो, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रिक्वेंटली आपको दिख रहा है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, जो हमारा इस वीडियो लेक्चर का वो मेन थीम है जिसको हमें ठीक से समझना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप रिफ्लेक्शंस के बाद उसके एप्लीकेशंस न्यूमेरिकल में और वो सारी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो स्पेशली कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इसको हम लोग देख पाए, समझ पाए, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं, है ना। अब देखिए, आपने कुछ क्लास नाइन्थ में पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये याद होना चाहिए आपको, है ना। फर्स्ट क्या था, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं, है ना। मैं तो आराम से बोल रहा हूँ, ये पहले पढ़ा हुआ है, इसको रिकॉल करने की भी ज़रूरत है इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो लॉज है पहले हमने प्लेन मिरर के लिए अप्लाई किया हुआ है पिछली क्लासों में, है ना। अब इसे हमें स्फेरिकल मिरर के लिए अप्लाई करना है। बेसिकली होता है कि ये जो भी लॉज हैं, ठीक है, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये क्या है, प्लेन मिरर के लिए तो हमने यूज़ किया हुआ है, बट ये किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए वैलिड है, ठीक है, एप्लीकेबल है, चाहे वो स्फेरिकल क्यों ना हो। और यहाँ पे इस चैप्टर में हमें स्फेरिकल मिरर ही पढ़ना है ना। तो देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट हमने पढ़ा हुआ है वो क्या है, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, प्लेन सरफेस के लिए हमने पढ़ा था, ठीक है। तो देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको यहाँ से आप दिखा सकते हैं, देखिए ऐसा, है ना। ये क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा है, नाइन्थ या थोड़ा पहले की क्लासों में हमने पढ़ा हुआ है इसको। तो देखो, इसको हम लोग लिखते हैं क्या है, ये इंसिडेंट रे है, और ये जो निकल गया ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, लिख सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ देखो तो ये जो रे हो गया, दिस इज इंसिडेंट रे, है ना, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, लिख सकते हैं। और ये जो सरफेस हमने लिया हुआ है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो प्लेन सरफेस जैसा हमने लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है, हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं, है ना। सॉरी। तो ये देखो, ये नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो रेड लाइन है ये क्या हो गया, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ तक लिख सकते हैं। तो सपोज दिस एंगल इज आई एंड दिस वन इज आर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ आई क्या होना चाहिए, आर के इक्वल होना चाहिए, लिख सकते। तो ये फर्स्ट लॉ था। तो ये जो प्लेन सरफेस के लिए हमने यूज़ किया हुआ था पहले, अब हम लोग इसको स्फेरिकल सरफेस के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। सॉरी। अब देखो, तो फर्स्ट लॉ आपके समझ आ गया, आप चाहे तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं,
द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड व्हाट अबाउट द सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ क्या कहता है, वो भी यहीं से इसी डायग्राम से हमें समझ आएगा। क्या लिख सकते हैं, इंसिडेंट रे तो ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे, ठीक है ना, नॉर्मल टू द मिरर, तो दिस इज द लाइन विच इज नॉर्मल टू द मिरर, ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड, तो रिफ्लेक्टेड कौन सा हो गया, ये रे, ठीक है। तीनों क्या होगा, एक ही प्लेन में आएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से लिखे तो द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे देखो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, ये नॉर्मल टू द मिरर हो गया, लिख सकते हैं। एंड द रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ऑल दीज थ्री, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, ऑल आर इन द सेम प्लेन, लिख सकते। तो फर्स्ट लॉ क्या था, ये समझ आ गया। सेकंड में क्या आ गया, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे फर्स्ट। दूसरा क्या, नॉर्मल, जो ये रेड लाइन से दिखा है वो हमने, ठीक है। तो नॉर्मल कहाँ से, टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द मिरर, ठीक है। एंड थर्ड वन क्या था, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ऑल दीज थ्री लाइन्स, तीनों लाइन ज्योमेट्री के हिसाब से लिख सकते हैं, लाइन द इन द सेम प्लेन, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ये फर्स्ट और सेकेंड लॉ हमने पहले पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब इसको हम लोग स्फेरिकल मिरर्स के लिए यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, ये पहले हमने पढ़ा था। ये आई आर कैसे लिखते हैं, यहाँ तक समझ आ गया सबको, गुड। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये कैसे होता है, यहाँ तक समझ आ गया। चलिए, तो देखो, जैसे अगर ये देखें, देख सकते हैं, एक ये आ गया, और फिर अगर हम लोग दिखा, एक ये दिखा दिया, ये पहले आपने कर लिया हुआ है, ठीक है। ये, तो अगर मैं इन दोनों सरफेस की बात करूं, ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ से देखिएगा, देख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे, ये कॉनकेव सरफेस है ना, और ये कॉन्वेक्स है। अब ऐसा इसलिए लिखते हैं कि ये जो वाइट लाइन है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ से जो आपको दिख रहा है ना, ये वाइट लाइन, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये कॉनकेव, अगर ये अंदर की तरफ है तो इसको क्या लिखेंगे आप, कॉनकेव लिख देंगे। और अगर ये बाहर की तरफ तो क्या लिख देंगे, इसको कॉन्वेक्स लिख देंगे। यहाँ तक समझ आ रहा है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर्स होते कैसे, ये समझ आ गया सबको, ठीक है। एक कॉनकेव हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। और ये जो पार्ट है, ये वाला जो लाइन है, ये पार्ट, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम लोग, है ना, कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमें यूज़ करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा कि भाई इसमें कौन कौन सी चीज़ें क्या है ना। तो देखो, देखना, आप समझते जाना इसको, कि अगर एक स्ट्रेट लाइन खींचते हम लोग, जो बिल्कुल सेंटर से पास करे, इस मिरर के सेंटर से पास करे, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर है, और ये क्या था, कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो हमने एक लाइन खींच दिया, ये दो अलग अलग मिरर्स हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और एक के सेंटर को, मतलब सेंटर ऑफ दिस मिरर को पास कर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो अब अगर देखेंगे, तो यहाँ पे एक दो पॉइंट समझ लीजिए, ये यहाँ 90 पे होना चाहिए, है ना। एंड दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सेस। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, ये वाला लाइन लिख सकते हैं ना। दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सेस। तो प्रिंसिपल एक्सेस जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, किसको, मिरर को, दैट पॉइंट इज नोन एज पोल। इट कैन बी रिटन एज पी। तो ये भी क्या हो जाएगा, पी, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है। ये जो लाइन था, ये क्या था, प्रिंसिपल एक्सेस। तो ये भी क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सेस, लिख सकते। तो प्रिंसिपल एक्सेस जिस पॉइंट पे जा करके मिरर को कट कर रहा है, दैट पॉइंट इज पोल। ये लिख सकते हैं ना, ये दोनों ही क्या हो गया, पोल हो गया। यहाँ तक समझ आ रहा है, लिख सकते हैं ना। तो देखो मिरर था, लिख दिया हमने। अब ये इस तरफ कॉनकेव बन रहा था, ये क्या है, कॉन्वेक्स बन रहा था। स्फेरिकल मिरर जो है, ये होता क्या है, स्फीयर का ही एक पार्ट है, ठीक है। मतलब स्फीयर को कट कर दो, है ना, तो एक पार्ट जो काम का है, जो रिक्वायर्ड पार्ट है, उसको बाहर निकाल लीजिए, वही क्या हो जाएगा, स्फेरिकल मिरर का काम करता है। तो मतलब ये जो मिरर है, ये किसी ना किसी स्फीयर का एक पार्ट है, एक स्फीयर रहा होगा। तो अगर मैं इसको ऐसा दिखाने की कोशिश करूँ, है ना, तो ये क्या होना चाहिए, ऐसा, ठीक है।
इस स्फीयर का ये पार्ट रहा होगा, तो इस स्फीयर का पार्ट रहा होगा तो इसका कोई एक सेंटर तो होगा, तो वो सेंटर यहाँ पे अगर दिखा दे तो उसको कहते हैं सेंटर ऑफ दिस मिरर। यहाँ तक समझ आ रहा है? उसको क्या कह सकते हैं? सेंटर। तो इसको सी से लिख देते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही सी इसके लिए भी लिख सकते हैं आप, ये सी यहाँ पे आ गया, लिख सकते हैं ना? कोई डाउट है किसी को इसमें? तो देखो आपने दो चीज़ें सीखी, सेंटर ऑफ, सेंटर क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर कैसे आ गया, दूसरा पोल क्या होता है, तीसरा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है ना? तो प्रिंसिपल एक्सिस के लिए अगर आपसे कोई पूछता है आप क्या कहोगे? प्रिंसिपल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना? और वो कहाँ कहाँ से पास कर रहा है? थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर एज वेल एज पोल, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पे स्फेरिकल मिरर को कट कर रहा है वहाँ पे ये एंगल 90 बनना चाहिए। यहाँ तक समझ आ रहा है? लिख सकते हैं? इसमें कोई डाउट है किसी को? बन जाएगा ना? तो अब देखिए यहाँ तक आपने लिख लिया। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पोल, पी से लिखते हो उसको, है ना, पोल एंड सेंटर लिख सकते हैं। तो पोल एंड सेंटर, इट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इट कैन बी रिटन एज आर, ठीक है। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इसको आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर का और इसको आर लिख सकते हैं हम लोग। एक एक पॉइंट समझते जाने जाइएगा आप, हर एक चीज़ सिखाया जाएगा आपको, है ना? फोकस क्या होता है, फिर साइन कन्वेंशन क्या होता है, फिर जो हम लोग ये मिरर फार्मूला लिखेंगे उसको डिराइव कैसे करेंगे, फिर उसको यूज़ करना, बस आप ध्यान देते जाओ, हर एक चीज़ मैं सिखा दूंगा, सारे डेरिवेशंस करा दूंगा, है ना? न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व करने लग जाएंगे ढंग से, है ना? तो आर क्या होता है ये आपने लिख दिया, लिख सकते हैं ना? तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक देखो, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर यहाँ पे आर लिखा तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाला होना चाहिए, इसको भी आर लिख सकते सॉरी। यहाँ तक समझ आ गया? अब इसको नोट कर लीजिए 2 मिनट। लिख लिया सबने? तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब देखो क्या क्या पॉइंट सीखा आपने, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी पोल, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सेस हो गया। यहाँ तक समझ आ रहा है? लिख सकते, कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। पी आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लिख सकते हैं ना? अब यहाँ से देखो रिफ्लेक्ट कैसे कराएंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, ये चीज़ समझना है। ये समझ जाएंगे देन फोकस पे हम लोग पहुँच जाएंगे, फोकस भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं कहीं पे पी वर्ड यूज़ करता हूँ आपको समझ आ जाएगा, इट इज़ फॉर पोल, है ना। सी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इट इज़ फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे ये सी लिखा है, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, लिख सकते हैं ना? अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस को जो हमने प्लेन मिरर के लिए ढंग से लिखा हुआ है ना, उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक समझ आ गया है सबको? अब देखो पहले हम लोग कॉनकेव के लिए अगर यूज़ कर लें, ठीक है, देखिएगा समझते जाइएगा, कुछ है नहीं इसमें। अब ये तुरंत समझ जाएंगे मैंने क्या खींच दिया, डेफिनेटली प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये पॉइंट क्या है, आप कहोगे दिस इज पोल, वेरी गुड, ठीक है। अब इसके बीच में मतलब ये जो स्फीयर बन रहा होगा, है ना, तो जिस स्फीयर का ये पार्ट होगा, ये स्फेरिकल मिरर मतलब कॉनकेव मिरर, उसका एक सेंटर होगा जिसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ते हैं। ओरिजिनली जब ये स्फीयर रहा होगा उसको क्या लिखा होगा हमने, बताइए? सेंटर ऑफ स्फीयर। तो देखो ये एक स्फीयर ऐसा बनना चाहिए, तो स्फीयर का सेंटर ये आ गया, लिख सकते, इसको सी लिख दिया हमने। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब बात आती है कि भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमने प्लेन मिरर के लिए यूज़ किया हुआ है ना, परफेक्शन के साथ यूज़ किया हुआ है, उसको यहाँ पे कैसे करें, है ना। तो देखो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है ठीक है। तो सपोज आप इस पर्टिकुलर रे की बात कर रहे हो, है ना, ये एक रे, ये, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है कि भाई ये एक रे है, इसके लिए हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज़ करना है। यहाँ तक समझ आया? तो ये सबसे पहले देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट
ऑफ इंसिडेंस था, ये लिख सकते। अब हमें आई इज इक्वल टू आर दिखाना है, अब वो तभी दिखा पाएंगे जब हमारे पास प्लेन मिरर होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द कर्व लाइन है, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द कर्व लाइन है, यहाँ से आप क्या करोगे, एक देखिए टेंजेंट खींच दोगे, है ना। तो टेंजेंट देखो ऐसा हो जाएगा, लिख सकते। ये जो देखो ये हमने खींचा, ये टेंजेंट खींच लिया, लिख सकते। देखिएगा ये टेंजेंट खींच दिया हमने, खींच सकते। अब आप कर्व लाइन को भूल जाओ, कर्व जो लाइन था उसको भूल जाओ, ये प्लेन मिरर जैसा सोचो। अब तुरंत आप दिखा दोगे कि भाई अगर ऐसा है तो मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे होना चाहिए, लिख सकते। और अगर ये रिफ्लेक्टेड रे है तो आप तुरंत कहोगे कि भाई ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस था तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ तक समझ आ रहा है? देखना, कॉनकेव मिरर कर्व सरफेस, ये कर्व स्फेरिकल सरफेस है, इसके लिए हमें क्या करना था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस यूज़ करने थे, जो हमने पहले पढ़ा हुआ था, जिसको हमने प्लेन मिरर के लिए यूज़ किया हुआ था, है ना। क्या किया हमने, रे को आने दिया, जिस पॉइंट पे वो हिट कर रहा है, मतलब जिस जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन रहा है कर्व सरफेस का, ठीक है, वहाँ से हमने एक टेंजेंट खींच दिया। तो जब हमने टेंजेंट खींच दिया तो अब ये देखो ये वाली जो चीज़ है ये गायब है। अब देखो ये प्लेन मिरर हो गया। यहाँ तक समझ आ रहा है? देखो ये था क्या, हमने कर्व मिरर के लिए लिखा हुआ था, कर्व मिरर को जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बना उस वहाँ से एक टेंजेंट खींच दीजिए और उसके बाद ऐसा सोचिए। अब देखो ये वही है जो हमने पहले लिखा हुआ, आप तुरंत कहोगे कि भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और आई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या तरीका है किसके लिए यूज़ करने का, कर्व सरफेस के लिए यूज़ करने का, ये समझ आ गया, कर सकते हैं ना। तो अब देखो यहाँ तक समझ आया, अब हम लोग यहाँ से फोकस पे पहुँचेंगे। ठीक है, ये समझ आ गया क्यों लिखा, कैसे लिखा, गुड। अब अगर देखा जाए तो देखिए ये फिर से प्रिंसिपल एक्सिस हो गया अगर, है ना। तो अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारे रेस लेकर के आते हैं हम लोग, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना। तो देखो सपोज एक रे यहाँ आता है ना, ये ऐसा आ गया, लिख सकते, यहाँ तक समझ है। तो अब यहाँ पे भी लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होना चाहिए, ठीक है ना। सेंटर अब लिख लीजिए, सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या, ये समझ आ रहा है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जिस स्फीयर से ये स्फेरिकल मिरर बना है उस स्फीयर का सेंटर, है ना। अब अगर यहाँ पे ये इंसिडेंस रे है, ये दोनों देखिएगा, ये और ये दोनों ही क्या है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। और वो इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द कर्व मिरर, ये पॉइंट और ये पॉइंट बना, लिख सकते। तो अब फिर हम लोग यहाँ से सोच सकते हैं भाई कि देखना कि अगर हमें यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज़ करना है तो क्या करेंगे, ऐसा दिखाना पड़ेगा, ये प्लेन मिरर यहाँ से ऐसा दिखा दोगे, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है, लिख सकते हैं ना। मतलब उस पॉइंट से आपको टेंजेंट खींचना है बेसिकली, है ना, ये लिख सकते। यहाँ तक समझ आ गया। अब ये टेंजेंट खींचने से क्या हो गया, ये मिरर प्लेन मिरर जैसा हो गया, प्लेन मिरर जैसा होने से क्या हो जाएगा, आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ईजिली यूज़ कर पाओगे, ठीक है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने जो पढ़ी हुई है कि भाई मैथ्स में पढ़ा है कि किसी भी स्फीयर में सेंटर से अगर कुछ रेडियस खींचोगे वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन निकलेगा, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट दैट पॉइंट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ से खींचूँ तो ये नॉर्मल हो जाएगा इस लाइन से, और यहाँ से खींचूँ तो ये नॉर्मल हो जाएगा, लिख सकते हैं ना। अब अगर यहाँ से देखेंगे तो अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, मिरर को अभी भूल जाओ, तो अब ये प्लेन मिरर जैसा दिख रहा है। तो जो रिफ्लेक्टेड जो रे है, ठीक है, वो किधर आना चाहिए, देखिए ये ऐसा आना चाहिए इधर से, और ऐसा आना चाहिए इधर से, लिख सकते, लिख सकते ना। तो ये एक कॉमन पॉइंट हो गया, देखना यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। तो अब देखो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये भी क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे था, ये इंसिडेंट रे था। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि ये नॉर्मल हो गया, ये प्लेन सरफेस जैसा हो गया।
और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, दोनों इक्वल होना चाहिए। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ तक समझ आ रहा है, लिख सकते। तो अब फिर से मिरर को देखो, अब ये समझ आया। तो एक कॉमन पॉइंट पे ये मीट कर रहा है। फिर से अब देखिए, अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ कुछ और रेस होते अगर, है ना, देखिएगा ये, देखना, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक रे है, अगर ये भी होता, ठीक है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन एक कॉमन पॉइंट को मीट करेंगे। क्यों करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ही आ रहा है ये, देख सकते हैं। तो देखो ये, यहाँ तक समझ आ रहा है सबको, ये देखिए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था ये क्या था, सेंटर। और एक ये नया पॉइंट दिख रहा है आपको, जहाँ पे कि वो सारे पैरेलल रेज, मतलब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो रेज था, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा था। दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। ये जो पॉइंट हो गया ये क्या हो जाता है, फोकस हो जाएगा, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ गया। तो फोकस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ ये समझ आ रहा है कि जो भी, इवन की कोई भी एक पैरेलल, मतलब अगर मान लो कि अगर इस रे की बात करें हम लोग, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक ही पॉइंट पे मीट करेगा, हमें पता है वो कौन सा पॉइंट है, फोकस। यहाँ तक समझ आ रहा है, लिख सकते हैं ना। तो फोकस ये हुआ क्या, कैसे लिख रहे हैं, समझ आए। फिर यहाँ से देखो, ये एक ही पॉइंट पे मिलेगा, वो क्या हो गया, फोकस। अब ये एक पॉइंट आएगा यहाँ पे कि ये जो रेज है ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कब हो पाएंगे। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट सिखा दे रहा हूँ आपको, देखते जाइएगा। यहाँ तक समझ आया सबको, ये भी समझ आया। तो ये तब हो सकता है जब किसी एक ऑब्जेक्ट को हमने, देखना, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग इन्फिनिटी पर रखते हैं, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको अगर हमने इन्फिनिटी पर रख दिया, तो यहाँ से जो भी रेज आने चाहिए, है ना, वो क्या होंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल, क्योंकि डिस्टेंस इनफाइनाइट है ना। उससे कम जैसे ही लाएंगे वो पैरेलल एक्सिस, सॉरी, ये देखो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर एक ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से जो भी रेज आना है वो क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस कर्व सरफेस एक ही पॉइंट पे मीट करेगा। दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। यहाँ तक समझ आ रहा है। एक बार ये डायग्राम बना लीजिए आप अपने कॉपी पे, लिख लिया। तो ये देखो, सेंटर, फोकस, और ये क्या आ गया, पोल, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको दिखाने की कोशिश करूँ, इसको अगर बाहर से आप देखिए तो क्या होगा, जैसे एक लाइन था, है ना, सेंटर, पोल, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, बिल्कुल बीच में आता है ये फोकस, बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा ये फोकस, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो ये जो डिस्टेंस था, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर था, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर था। तो अब एक नया जो क्वांटिटी मिला आपको, फोकस, एफ, एफ मतलब फोकस हो जाएगा, लिख सकते हैं ना। ये एफ क्या आ गया, फोकस, तो ये फोकल लेंथ हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है, व्हाट इज एफ हियर, फोकस, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको क्या पढ़ेंगे आप, फोकल लेंथ, लिख सकते। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, और वो क्या है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, लिख सकते। तो देखो ये क्या हुआ, कैसे लिखा, सबके समझ आए। पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस आपने प्लेन मिरर के लिए एक बार समझ लिया, वापस दोनों लॉ होता क्या है, ठीक है। देन उसको हम लोग कर्व सरफेस के लिए कैसे यूज़ कर पाएंगे वो करके देख लिया, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो एफ इजिकल टू आर बाई टू लिख दिया हमने। व्हाट इज आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया। यहाँ पे ये एफ क्या है, फोकस है, पी पोल, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये एफ जो आया, दिस इज नोन एज
फोकल लेंथ। ठीक है, आर क्या है ये पहले लिखा हुआ आपने, रेडियस ऑफ कर्वेचर, लिख सकते हैं, लिख लीजिए इसको। लिख लिया, यहाँ तक समझ आ रहा है? तो दिस इज फोकस, एफ क्या था फोकस, इसको प्रिंसिपल फोकस भी कह सकते हैं आप। प्रिंसिपल फोकस, यहाँ तक समझ आ गया? अब एग्जैक्टली यही चीज, ये जो हमने अभी कॉनकेव मिरर के लिए लिखा हुआ है ना, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के लिए लिखा हुआ है, ऑब्वियसली कॉनकेव है तो स्फेरिकल ही होगा, है ना। इसको अब हम लोग कॉन्वेक्स के लिए यूज करके देखते हैं, है ना। यहाँ तक समझ आ गया सबको? क्या क्या सीख लिया आपने? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है ये समझ आ गया, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सब कुछ सीख लिया आपने। वेरी गुड। अब देखिए, इसके लिए हम लोग यही चीज जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने लिखा, किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। अब अगर उसको हम लोग कॉन्वेक्स के लिए यूज करें, कॉनकेव कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है? कॉनकेव में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कॉनकेव ऐसा बन रहा होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो इस तरह से बन रहा है। यहाँ तक समझ आए? अब मैं फिर से एक पैरेलल रे लाता हूँ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आप तुरंत कहोगे पैरेलल अगर टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर रे लाने का तरीका है तो वो सबसे आसान तरीका क्या है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट अगर हो तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो गया। अब हम लोग लिखते हैं कि सपोज एक ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे है और वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये बिल्कुल दिख रहा है हमें, ठीक है। अब हमें फिर से यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस यूज करने हैं, है ना। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा वो मार्क कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। तो अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये वाला, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक नॉर्मल खींच देना है ना। तो देखो, अगर यहाँ से देखें तो ये नॉर्मल हो गया, लिख सकते हैं। अब आप कहोगे कि भाई मेरे को यूज़ करना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो मैं परफेक्ट हूँ प्लेन मिरर के लिए। तो आप यहाँ पे क्या विजुलाइज करेंगे कि भाई एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर खींचने का तरीका क्या है? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट जो है, ठीक है, उसके थ्रू आप एक क्या करोगे? टेंजेंट खींच दोगे, ये लिख सकते हैं। अब ये नॉर्मल हो गया, देखो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल लिख सकते हैं ना, ठीक है। और ये क्या हो गया? प्लेन मिरर जैसा हो गया। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी, रिफ्लेक्टेड रे जो होना चाहिए वो किधर होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, लिख सकते। तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, क्यों ऐसा लिख दिया हमने? क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लिख सकते। तो एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं दूसरे पैरेलल रेस के लिए भी अगर यूज करता हूँ, ठीक है, यही सेम कॉन्सेप्ट हमने दूसरे पैरेलल रेस के लिए यूज कर लिया कि कोई इधर आ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा? रिफ्लेक्ट होएगा। तो रिफ्लेक्ट होकर के क्या होगा? ऐसा चला जाएगा, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो अब अगर इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचते हैं आप, है ना, ये ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? अगर इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में खींच लिया जाए तो ये एक पॉइंट पे मीट करता हुआ दिखेगा, एंड दैट पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ तक समझ आए? अब देखो, कोई भी और भी अगर लाइंस होते जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस होते, ठीक है, तो ये क्या होता? रिफ्लेक्ट होता, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा दिखता जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक पॉइंट से इमर्ज हो रहा है। देखो टेक्निकली अगर कहेंगे तो वहाँ पे कन्वर्ज होता दिख रहा था। अगर हम लोग कॉनकेव की बात करें तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक तरफ कन्वर्ज हुआ था, और यहाँ पे क्या होता है? एक पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आ रहा है? ये फिर से प्रिंसिपल एक्सिस अगर हो, सॉरी, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर लिखते तो क्या होता है? ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचने पे वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा होगा। यहाँ तक समझ आए? लिख सकते हैं ना। ये सारे देखो इंसिडेंट रेस हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस।
आफ्टर रिफ्लेक्शन एक स्पेशल टाइप का एक बंच ऑफ रेस बना है ना, और वो रे क्या है, एक पॉइंट से कन्वर्ज होता हुआ दिख रहा है, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। यहाँ तक समझ आया? तो देखो यहाँ पे अभी आगे सीखेंगे हम लोग, ये जो डॉटेड लाइंस मिला रहे हैं हम लोग, ये वर्चुअल पोजीशन बताता है ना। ठीक है, तो आपने देख लिया ये फोकस कॉनकेव के लिए कैसा होता था, और अभी ये कॉन्वेक्स के लिए कैसा हुआ, ये भी आपने देख लिया। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? फिर से एक बार अगर आप उसको देखना चाहें कि भाई अगर हम लोग कॉनकेव के लिए फिर से एक बार देख, ये कॉन्वेक्स के लिए देखा, कॉनकेव की अगर बात करें वो कैसा था, ये इस तरह का था, देख सकते हैं ना। अब अगर कॉनकेव में हम लोग बात करें, ठीक है, तो क्या आया था बताइए, देखना, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ था है ना, सीधा अगर शॉर्ट फॉर्म में देख ले, और ये रेज थे जो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे मीट कर रहे थे, और वो पॉइंट क्या था, वो जो जिस पॉइंट पे मीट कर रहा था वो पॉइंट क्या था, फोकस, वो सेंटर के बीच में आया था। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब इन दोनों में डिफरेंस समझना, फोकस का क्या हुआ, पहले तो सिमिलैरिटी समझना कि ये जो सारे रेस थे सभी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था, यहाँ पे भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ से क्या देखा हमने, देखिए यहाँ से क्या देखा आपको, कि जो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा है ना, तो क्या होगा, उसका इमेज फोकस पे बनेगा। यहाँ भी वही चीज़ बनी कि भी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रेस ऑब्वियसली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, और अगर ऐसा हुआ तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक ही पॉइंट पे मीट करेगा, दैट पॉइंट इज फोकस, है ना। बट जो डिफरेंस आया, यहाँ पे डॉटेड लाइंस मिले थे इसलिए हमने इसको कहा वर्चुअल इमेज बनेगा। यहाँ डार्क लाइन मिल रहा है, रियल लाइंस मिल रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे ये रियल इमेज बनेगा। ठीक है, एक्चुअली इसके बाद जो टॉपिक आपको पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग लिखेंगे, वो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स ही है। ठीक है, तो उसमें अलग अलग पॉइंट, जैसे ये तो इन्फिनिटी पे रख के देख लिया, इसको फिर से एक बार देखेंगे उस लेक्चर में, है ना। लेकिन अब क्या आएगा, अलग अलग पोजीशंस पे, लाइक सेंटर पे अगर हो जाए, रख दें तो क्या होगा, है ना। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दें तो क्या होगा, बीच में रख दें बिटवीन सी एंड, अगर हम लोग बिटवीन सी एंड एफ अगर इमेज रख दें, ऑब्जेक्ट रख दें तो क्या हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट के साइज के साथ इमेज के साइज को रिलेट करेंगे, वो इरेक्ट बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, सीधा या उल्टा ऐसा लिखेंगे, है ना। और फिर मिरर फॉर्मूले पे जाएंगे जो 1/v + 1/u = 1/f लिखते हैं ना, इसको डिराइव भी करूँगा। ठीक है, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल जितने वो भी कराया जाएगा, जितने एनसीईआरटी के हैं कुछ एडिशनल न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे, है ना। तो फिजिक्स को समझने की कोशिश करिए, रटना भूलिए, है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। जो 10th में भी आप पढ़ रहे हो, वो अगर आप साइंस लेना चाहते हैं 10th के बाद, है ना, तो क्लास 12th में यही चीज़ें हैं, यहीं से शुरू करेंगे, है ना। तसल्ली के लिए आप एक बार अगर कोई आपके सीनियर्स हों जिनके पास एच सी वर्मा या कोई बुक है क्लास 12th का, तो आप ज़रूर एक बार उठाइएगा और उसमें देखिएगा ऑप्टिक्स, है ना। क्लास 11th वाले में ही होगा वो, ठीक है। सिलेबस क्लास 12th का है, बुक एच सी की बात करेंगे तो 11th वाले मिल जाएगा, है ना। यही सारे पॉइंट्स मिलेंगे, फोकस है, मिरर है, स्फेरिकल मिरर है ना। तो अभी से समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये कहते हो कि हमें साइंस नहीं लेना आगे, तब भी 10th तक के लिए जो सीख रहे हैं, जो सिलेबस में है, एटलीस्ट उसको समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करें, ताकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओ, जिसके लिए आपकी पढ़ाई थोड़ी अच्छी हो जाए, है ना। एक चीज़ मैं फैक्ट आपके लिए बताऊंगा कि भाई न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं होते होंगे, है ना। या तो हम उसको याद करते हैं, है ना, या बड़ा मुश्किल होता है न्यूमेरिकल अगर आता है। मैं पूरी अथॉरिटी से आपको कहूँगा कि हर एक कॉन्सेप्ट समझा के आपसे न्यूमेरिकल बनने लग जाएगा, है ना। तो देख लिया आपने, आपको कुछ समझ तो आए होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं 3-4 दिनों में मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो अगर समझ आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक भी ज़रूर करिए, और दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और नहीं समझ आया तो वापस बताइए, वापस समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है।